गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आइए आज हम शुरू करते हैं संविधान का निर्माण। अभी हम 2 वीडियो दे चुके हैं इससे पहले, जिसमें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि था संविधान का। तो इसमें हम देखेंगे संविधान का निर्माण में किसका क्या क्या योगदान रहा और कैसे बना। बस तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। भारत में संविधान सभा का विचार का गठन भारत में संविधान सभा के गठन का विचार वर्ष 1934 में पहली बार एम एन रॉय ने रखा। किसने रखा? ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है, कि भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले एम एन रॉय ने 1934 में रखा। कब रखा? भारतीय संविधान सभा के गठन का विचार वर्ष 1934 में पहली बार एम एन रॉय ने रखा। और उसके बाद 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान सभा के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। और 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। नेहरू की इस मांग को अंततः ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया। इसे सन 1940 के अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। सन 1942 में ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य एक स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार के एक प्रारूप प्रस्ताव के साथ भारत आए। कौन आए? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। इसे ही क्रिप्स मिशन भी कहा जाता है। सन 1942 में तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि एक स्वतंत्र संविधान के निर्माण, स्वतंत्र संविधान, इस संविधान को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाया जाना था। इस प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग की मांग थी कि भारत को 2 स्वायत्त हिस्सों में बांट दिया जाए, जिनकी अपनी अपनी संविधान सभाएं हो। अंततः भारत में इस कैबिनेट मिशन को भेजा गया। इस मिशन ने 2 संविधान सभाओं की मांग को ठुकरा दिया। लेकिन उसने ऐसी संविधान सभा के निर्माण की योजना सामने रखी जिसने मुस्लिम लीग को काफ़ी हद तक संतुष्ट कर दिया। संविधान सभा का गठन कब हुआ? कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत नवंबर 1946 में कौन सी योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ? तो इसमें आप कहेंगे कैबिनेट मिशन की योजना। और कब गठित हुआ था? नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। योजना की विशेषताएं क्या थी? तो संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 होनी थी। इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत और 93 सीटें देसी रियासतों को आवंटित की जानी थी। इसको लिख लीजिए बढ़िया से। संविधान सभा कुल कितनी सीटें होनी थी? 389। और इनमें से 296 सीटें किसको मिलने वाली थी? तो ब्रिटिश भारत को। और 93 सीटें किसको मिलने वाली थी? देसी रियासतों को। तो ब्रिटिश भारत को आवंटित की गई सीटों में से 296 सीटों में 292 सदस्यों का चयन 11 गवर्नर के प्रांतों और 4 का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से किया जाना था। उस समय 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे, उनसे किया जाना था। इसमें हर प्रांत व देसी रियासतों अर्थात छोटे राज्यों के मामले में राज्यों के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की जानी थी। मोटे तौर पर कहा जाए तो प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक सीट आवंटित की जानी थी। प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण 3 प्रमुख सदस्यों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाना था। ये 3 समुदाय थे। कौन कौन से थे? मुस्लिम, सिख व सामान्य। प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय असेंबली में उनके समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाना था। एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से मतदान किया जाना था। देसी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। अतः यह स्पष्ट था कि संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी।
इसके अलावा सदस्यों का चयन अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा किया जाना था, जिसका चुनाव एक सीमित मताधिकार के आधार पर किया जाना था। संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ? संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुआ और इसमें ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 296 सीटों में से इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 208 सीटें, मुस्लिम लीग ने 73 सीटें और छोटे समूह और स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली। हालांकि देशी रियासतों को आवंटित की 93 सीटें भर नहीं पाई क्योंकि उन्होंने खुद को संविधान सभा से अलग रखने का निर्णय लिया। यद्यपि संविधान सभा का चुनाव भारत के वैश्विक मताधिकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ, तथापि इसमें प्रत्येक समुदाय, कौन कौन से समुदाय? हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, आंग्ल भारतीय, भारतीय ईसाई, अनुसूचित जाति, अनुसूचित प्रतिनिधियों को जगह मिली थी। इनमें महिलाएं भी शामिल थी। भारतीय महात्मा गांधी को अफवाह छोड़ दे तो सभा के उस समय भारत की सबसे बड़ी हस्तियां शामिल थी। अब संविधान सभा की कार्यप्रणाली क्या थी? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। कब हुई? 9 दिसंबर 1946। और उस दिन सच्चिदानंद सिन्हा को वरिष्ठता के आधार पर संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया। हालांकि वो बस एक दो दिन रहे। 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया और इस बैठक में मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया और अलग पाकिस्तान को मांग पर बल दिया। इसलिए बैठक में केवल 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया। फ्रांस की तरह इस सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को भी अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। और बहुत लोगों को नहीं पता होता कि इस सभा में उपाध्यक्ष भी चुने गए थे। कौन कौन थे? एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी सभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित थे। दूसरे शब्दों में संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष भी थे। अब उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। इसने संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं दर्शन की झलक थी। इसमें कहा गया कि यह संविधान सभा को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करती है तथा अपने भविष्य के प्रशासन को चलाने के लिए संविधान का निर्माण की घोषणा करती है। ब्रिटिश भारत में, चलिए सब तो पढ़ेंगे हम लोग जब प्रस्तावना पढ़ेंगे। अब इसमें संविधान स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा परिवर्तन। भारत संविधान सभा से खुद को अलग रखने वाली देशी रियासतों के प्रतिनिधि धीरे धीरे इसमें शामिल होने लगे। 28 अप्रैल 1947 को 6 राज्यों के प्रतिनिधि सभा के सदस्य बन चुके थे। 13 जून 1946 को भारत के बंटवारे के लिए पेश की गई माउंटबेटन योजना कब पेश की गई? 3 जून 1947। जिसमें स्वीकार करने के बाद देशी रियासतों के ज़्यादा प्रतिनिधियों ने सभा में अपनी सीटें ग्रहण कर ली। भारतीय हिस्से के मुस्लिम लीग के सदस्य भी सभा में शामिल हुए। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने सभा की स्थिति में 3 निम्न परिवर्तन किए। सभा को पूरी तरह संप्रभु निकाय बना दिया। देखिए, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कि जब संविधान सभा संप्रभु थी तो उसके पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए? तो उसमें राजेंद्र प्रसाद आएगा। हालांकि जो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया था वो संविधान सभा संप्रभु नहीं थी। 3 जून 1947 को जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पेश किया गया उसमें संविधान सभा को संप्रभु बनाने का निर्णय लिया गया। संविधान सभा एक विधायिका भी काम करती थी। एक दिन वो संविधान सभा के रूप में कार्य करती थी और एक दिन वो विधायिका के रूप में काम करती। जब विधायिका के रूप में कार्य करती थी तो उसके अध्यक्ष कौन होते थे? जी.वी. मावलंकर। कौन? जी.वी. मावलंकर। और इस तरह ये कब तक चला? 26 नवंबर 1949 तक। संविधान सभा 26 नवंबर 1949 तक दोनों रूपों में कार्य करती रही। इस समय तक संविधान निर्माण का कार्य पूरा हो चुका था। मुस्लिम लीग के सदस्य पाकिस्तान में शामिल हो चुके क्षेत्रों से संबंध भारतीय संविधान सभा से अलग हो गए। कौन अलग हुए? जो भारतीय संविधान सभा तब अलग हुए जब पाकिस्तान में वो शामिल हुए।
इनकी वजह से सन 1946 में माउंटबेटन योजना के तहत तय की सदस्यों की कुल संख्या 389 सीटों के बजाय 299 तक आ गिरी। भारतीय प्रांत औपचारिक रूप से ब्रिटिश प्रांतों की संख्या 296 से 229 और देशी रियासतों की संख्या 93 से 70 कर दी गई। मतलब जो पाकिस्तान बन गया तो 296 सीटें जो ब्रिटिश प्रांत की थी उनकी संख्या 229 हो गई, और जो देशी रियासतों को 93 सीटें मिली थी वो उन सीटों की संख्या 70 कर दी गई। अब 31 दिसंबर 1947 को राज्यवार सदस्यता को अध्याय के अंत में अब वो देखेंगे। ठीक है। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया और संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई। कितनी बैठकें हुई? 11। और कितने टाइम समय कितना लगा? 2 साल 11 महीना 18 दिन। संविधान सभा ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया और इसके प्रारूप पर 114 दिनों तक विचार किया। संविधान के निर्माण पर कुल 64 लाख रुपए खर्च आए और 24 जनवरी 1950 में संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। इसके बाद सभा ने 26 जनवरी 1950 से 1951-1952 में हुए आम चुनाव के बाद बनने वाली नई संसद का निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया। संविधान सभा की समितियां कौन कौन सी थी? समितियों को देख लेते हैं। बड़ी समितियां कौन कौन सी थी? देखिए, संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल, प्रारूप समिति BR अम्बेडकर, मौलिक अधिकारों की समिति, अल्पसंख्यक एवं जनजातीय बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति प्रदाता समिति कौन थे? सरदार पटेल थे। और इसमें 5 उप समितियां भी थी। कौन कौन सी थी? इसमें मौलिक अधिकार उप समिति JB कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति HC मुखर्जी, उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़कर आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र के लिए उप समिति गोपीनाथ बरदोई, छोड़े गए एवं आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों के लिए असम में सिंचित क्षेत्रों के अलावा के लिए उप समिति AB ठक्कर। और फिर इसमें प्रक्रिया नियत समिति डॉक्टर राजेंद्र, राज्यों के लिए समिति जवाहरलाल नेहरू और संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। छोटी समितियां कौन कौन सी थी? तो देखिए, इसमें वित्त और कर्मचारी इंद्र प्रसाद, प्रत्यायक समिति अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सदन समिति बी पट्टाभी श्री सीतारमैया, कार्य संचालन समिति डॉक्टर KM मुंशी, राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा कार्यों की समिति JB मावलंकर, सर्वोच्च न्यायालय की तदर्थ समिति S वादाचारी, मुक्त आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति P कृष्णा पटारमैया। अब इसमें प्रारूप समिति की जांच के लिए जवाहरलाल नेहरू, प्रेस दीर्घा समिति उषा नाथ सेन, नागरिकता प्रतिदर्श समिति S वरदाचारी। प्रारूप समिति ये बहुत ही महत्वपूर्ण समिति, बहुत प्रश्न आते हैं, चाहे UPPCS हो, UPSI हो, UPSC हो, कोई भी राज्य सेवाएं हो या केंद्रीय सेवाएं हो, उस पर से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इनको देख लेते हैं। संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समिति प्रारूप समिति थी। इसका गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1941 को। और इसमें 7 सदस्य थे। कौन कौन से थे? इसमें सदस्य थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, N गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधव राव, TT कृष्णामाचारी। ठीक है। और लेकिन इनमें एक संशोधन कर लीजिएगा। N माधव राव जो थे, इन्होंने BL मित्र की जगह ली, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्याग पत्र दिया। पहले N माधव राव की जगह कौन थे? BL मित्र। और TT कृष्णामाचारी सन 1948 में DP खेतान की मृत्यु के बाद इनकी जगह ली। तो कितने सदस्य थे? 6 सदस्य थे और एक अध्यक्ष थे। मतलब टोटल 7 सदस्य थे, जिसमें से BR अम्बेडकर अध्यक्ष थे और बाकी 6 सदस्य थे। अब इतना आपको क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं।
विभिन्न समितियों के प्रस्तावों पर विचार करने के बाद प्रारूप समिति ने भारत के संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया। इसे फरवरी 1948 में प्रकाशित किया गया। भारत के लोगों को इस प्रारूप पर चर्चा करने, संशोधनों का प्रस्ताव देने के लिए 8 माह का समय दिया गया। लोगों की शिकायतों, आलोचनाओं और सुझावों के परिप्रेक्ष्य में प्रारूप समिति ने दूसरा प्रारूप तैयार किया, जिसे अक्टूबर 1948 में प्रकाशित किया गया। संविधान का प्रभाव में आना। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया। कब किया? 4 नवंबर 1948 को। और इस संविधान पहली बार पढ़ा गया। इस बार संविधान पहली बार पढ़ा गया सभा में। इस पर 5 दिन 9 नवंबर 1948 49 गलत है, आम चर्चा हुई। और संविधान सभा पर दूसरी बार 15 नवंबर 1948 से विचार होना शुरू हुआ और इसमें संविधान पर खंडवार विचार किया गया। यह कार्य 17 अक्टूबर 1949 तक चला। इस अवधि में कम से कम 7,653 संशोधन प्रस्ताव में आए, जिनमें से वास्तव में 2,473 पर ही सभा में चर्चा हुई। ठीक है। उसके बाद संविधान पर तीसरी बार 14 नवंबर 1949 से विचार होना शुरू हुआ। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड प्रस्ताव पेश किया। संविधान के प्रारूप पर पेश इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित घोषित कर दिया गया और इस पर अध्यक्ष और सदस्यों के हस्ताक्षर लिए गए। सभा में कुल 299 सदस्यों में से उस दिन केवल 284 सदस्य उपस्थित थे जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किया। और संविधान की प्रस्तावना में 26 नवंबर 1949 को उल्लेख कर उस दिन के रूप में किया गया जिस दिन भारत के लोगों ने संविधान सभा को अपनाया, लागू किया एवं सबको संविधान सौंपा। और संविधान सभा जब लागू हुई तो उस दिन कितनी थी? 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ क्या क्या थी? 26 नवंबर 1949 को प्रस्तावना था, 395 अनुच्छेद था और 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है। अब ये देखना चाहते हैं तो आप लोग देख लीजिए। पहला क्रम संख्या ब्रिटिश भारतीय प्रांत 11 थे, सीटें 292 थी। देसी रियासतें इनमें 93 सीटें थी और मुख्य आयुक्त प्रांत 4 थे, इनमें 4 सीटें थी। ठीक है। ये कब था? 1946 में, जब मुस्लिम लीग भारत में था और उनके सदस्य भारत से चुनाव लड़ते थे। और जो उनके रिजल्ट आए थे, कांग्रेस 208 सीटें, मुस्लिम लीग 273, यूनियन पार्टी 1, यूनियन मुस्लिम, और ये देख लीजिएगा, ज़्यादा काम की चीज़ें नहीं है। और समुदाय के आधार पर सबसे ज़्यादा हिंदू चुने गए थे। और संविधान का प्रवर्तन 26 नवंबर 1949 को नागरिकता चुनाव, तदर्थ संसद, अस्थायी परिवर्तनशील नियम और छोटे शीर्षकों से कुछ प्रावधान, जैसे अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 10 इतना लागू हो गए थे। संविधान के शेष प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। इस दिन को संविधान के शुरुआत के दिन में रूप में देखा जाता है और इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को संविधान की शुरुआत के लिए इसलिए चुना गया क्योंकि यह इसका अपना ऐतिहासिक महत्व था। इसी दिन 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित हुए संकल्प के आधार पर पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। अब इसकी आलोचना भी कुछ है, इसकी आलोचना देख लेते हैं। क्या था? यह प्रतिनिधि निकाय नहीं थी। क्यों? आलोचकों ने दलीलें दी है कि संविधान सभा प्रतिनिधि सभा नहीं थी क्योंकि इसके सदस्यों का चुनाव भारत के वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था। संप्रभुता का अभाव। इसमें कहा गया, आलोचकों का संविधान सभा एक संप्रभु निकाय नहीं थी क्योंकि इसका निर्माण ब्रिटिश सरकार के प्रस्ताव के आधार पर हुआ है। यह भी कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान सभा अपनी बैठकों से पहले ब्रिटिश सरकार से इजाज़त लेती थी। समय की बर्बादी। कुछ आलोचक कह रहे हैं कि यह समय की बर्बादी थी। इसमें कांग्रेस का प्रभुत्व। आलोचकों का आरोप है संविधान सभा में कांग्रेसियों का प्रभुत्व था और संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय, सभा ही कांग्रेस और कांग्रेस ही भारत, ये भी आरोप है। वकीलों और राजनीतियों का प्रभुत्व।
इसमें वकीलों और राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व। यह भी कहा जाता है कि संविधान सभा में वकीलों नेताओं का बोलबाला था। उन्होंने कहा कि समाज के अन्य वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला। उनके अनुसार संविधान के आकार और उनकी जटिल भाषा के पीछे भी यही मुख्य कारण था। हिंदुत्व का प्रभुत्व किसने कहा था? इसने लॉर्ड विस्काउंट ने इसे हिंदुत्व का निकाय कहा। और इसी प्रकार विंस्टन चर्चिल ने टिप्पणी की कि भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया। और कोई ज़्यादा वो नहीं है अब। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये आपके 10 प्रांत थे और 11-12, और ये तुम्हारे भारतीय राज्य रियासतें थी, इसको देख लीजिएगा आप। और ये संविधान सभा के सत्र थे। बस आज के लिए इतना ही, ख़त्म करते हैं। ठीक है। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर इसके आगे का हम लेके आएंगे आपके लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।